morning, students. We'll continue with the same chapter, chapter number 2, forms of business organization. उसमें हम different forms पढ़ रहे थे. एक form हमने पढ़ ली थी, that is the sole trade. Second हमने कल just start करी थी, उसका meaning किया था partnership. Partnership क्या है? It is we can say an agreement between two or more persons. Two or more, it's very important because अगर 2 से कम होंगे तो वो पार्टनरशिप में रहेगी, वो सोल ट्रेड बन जाएगा. सोल ट्रेड में एक पर्सन होता है, तो पार्टनरशिप में मिनिमम जो है मेंबर्स की रिक्वायरमेंट जो है, तो दैट इज 2. सो इट इज एन एग्रीमेंट बिटवीन 2 और मोर पर्सन्स who join their hands together to conduct business activities. Who join their hands together to conduct business activities for profit motive. And when we are saying business activity, it means it is for profit motive only. That type of business organization is known as partnership. They become partners. Individually, they are known as partners, and collectively, it is known as firm. Suppose a partnership firm is there. इसमें 3 partners है, A, B, and C. These 3 partners are there. Suppose in that firm, then individually they are partners. Partner A, partner B, and partner C. But when we say collectively, it is a firm, business organization, enterprise हम कह सकते हैं उसको. So in this type of business, suppose in this example only A, B, and C have joined together to conduct the business activities, and because the partners are number of persons are more than one, we can say it is that partnership. And the maximum number of partners in a firm can be 50. It means the limit of members is 2 to 50. Minimum 2 members must be there, and maximum 50 should be there. If it is more than 50, then the partnership is not there. It will become illegal. If it is less than 2, then again it will be sole trade, means it will not be a partnership, because in partnership at least 2 persons are required. And you know, हमने कल भी डिस्कस किया था that partnership mainly has come into existence due to the limitations of sole trade. Basic limitations of sole trade क्या थी? Lack of resources, limited resources the sole trader was having. Partnership में जो resources है, यहाँ हम mainly financial resources की बात कर रहे हैं. mainly पार्टनरशिप में जो रिसोर्सेज हैं वो एज कंपेयर टू सोल ट्रेड वो ज्यादा हो जाएंगे, ज्यादा बंदे पैसा लगाएंगे. एक उनकी जो उसके सोल ट्रेडर की मेन प्रॉब्लम थी, दैट वाज लैक ऑफ मैनेजरियल एबिलिटी, बिकॉज एवरी पर्सन वी नो एवरी पर्सन कांट बी एक्सपर्ट इन ऑल द फील्ड्स. कोई प्रोडक्शन में अच्छा है, कोई सेल में अच्छा है, कोई परचेज में अच्छा है. पार्टनरशिप में वो वाली भी जो है वो लिमिटेशन कवर हो जाती है. अगर वहां पे 3 पार्टनर है, 3 में से एक प्रोडक्शन अच्छी कर लेगा, एक परचेज सामान सस्ता और बढ़िया कर लेगा, एक सेल कर लेगा, तो बिजनेस जो है दैट विल प्रॉस्पर. मेनली ये 2-3 जो है वो आपकी सोल ट्रेडर की मेन डिमेरिट्स थी, ड्यू टू विच एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टनरशिप केम इनटू एग्जिस्टेंस ड्यू टू द लिमिटेशंस ऑफ दिस. राइट. अब जब हम बात करेंगे और फीचर्स के बारे में. मीनिंग जो है हमने वो पहले कल कर लिए थे, इसका आपने होपफुली वो लिख लिया. अगर आपने नहीं लिखा हुआ तो बता दीजिए, अदरवाइज मीनिंग हमने कल कर लिया था. टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप, एंड फ्रॉम दोस फीचर्स ओनली हम मेरिट्स और डीमेरिट्स, जैसे हमने सोल ट्रेड में किया था, हम फाइंड करने की कोशिश करेंगे. फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप. नाउ वी विल टेल मी द फीचर्स. हमने सोल ट्रेड भी पढ़ लिया है, हमने पार्टनरशिप का मीनिंग भी कर लिया है. अब हमें पार्टनरशिप की फीचर्स चाहिए. जो कॉमन सी फीचर्स हैं वो बता दीजिए, जो आपको इस लेक्चर में से मिल रही हैं, या कल मिली थी, या सोल ट्रेड में से मिली. या ये होप कि आप बुक से देख के ऐसे ही नहीं बोल दोगे सर ये वाला हेडिंग बाद में सर एक्सप्लेन कर दें, ऐसे ना हो. जो आप बताओगे यू शुड बी एबल टू एक्सप्लेन दैट आल्सो. You should be able to explain. You must be knowing कि what you are saying. सिर्फ हेडिंग बुक से देख लेना और वो बता देना, वो तो मैंने बता ही देना है बेटा बाद में. मैं तो आपका चेक कर रहा हूँ, आपको कितना समझ आया है. आपने इसके लिए आज का मीनिंग जो मैंने बताया, कल मैंने लिखवाया था और बताया था, प्लस सोल ट्रेड का जो आपको बताया, उसके हिसाब से पार्टनरशिप के बारे में जो आपको बताया बताइए. यस, करिए शुरू. याद नहीं. अनलिमिटेड लायबिलिटी. अनलिमिटेड लायबिलिटी. हु सेड द लायबिलिटी इज अनलिमिटेड? मैंने बताया.
बताया तो नहीं मैंने? Sir, अदरवाइज sir, property. द पॉइंट इज लाइक दिस। फर्स्ट पॉइंट इज अनलिमिटेड लायबिलिटी। इसे एक्सप्लेन कर दोगे बेटा? Yes, sir. हाँ जी। If there is depth in the business and assets are not enough, not sufficient to pay the liabilities, so देन व्हाट विल हैपन? बिल्कुल ठीक है आपकी बात। व्हाट विल हैपन देन? the creditors can claim over their personal property. Yes, very good, Vijay. Very good, Yasmin. Then suppose there is a situation that the assets are not sufficient, they are insufficient to pay off the liabilities of the business. In that case, the personal property of the partners can also be claimed by the creditors to cover their money. Fine, it is a feature, good feature. Second, Nandika. So risk and profit bearing in agreed ratio. Risk and profit bearing in agreed ratio. Yes, agreed ratio. Agreed ratio of profit sharing and risk bearing. To profit and losses, we can say. Agreed ratio of sharing of profits and losses. Of sharing of profits और losses. जो इनकी रेशियो होगी प्रॉफिट लॉसेस को शेयर करने की, वो एग्रीड होगी। हम कल भी बात कर रहे थे, ऑलवेज इट विल नॉट बी इक्वल। कोई जरूरी नहीं है कि वो इक्वल होगी, है ना। कोई पर्सन जो है उसके पास सारा कुछ है। किसी पर्सन के पास पैसा भी है, किसी पर्सन के पास आइडिया भी है, किसी सारा कुछ किसी पर्सन के पास है, बट ही वांट्स कि मैंने पार्टनरशिप करनी है, मैंने सोल ट्रेड नहीं करना। उसने किसी एक बंदे को रख लिया, एमए रख ली है कि तेरे को ना मैं 10% शेयर दे दूंगा, 90% शेयर मिला, चलेगा? अगला तो चलेगा जी, मेरे को क्या है। अब देखिए इक्वल तो नहीं कर रहा है, तो ये तो उनका एग्रीमेंट है। अगर दोनों को प्रॉब्लम नहीं है, इट कैन बी 95%। एक कहता है मैं 95% लेना, एक कहता है मैंने 5% लेना। जब दोनों को प्रॉब्लम नहीं है तो किसको प्रॉब्लम है? द रेशियो इज एग्रीड रेशियो। एग्रीड रेशियो मींस द रेशियो इन व्हिच द पार्टनर्स हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स लॉसेस। फाइन। देन और ये जो रेशियो होती है एग्रीड, ये पहले होती है। ये पहले जो पार्टनर्स हैं वो डिसाइड कर लेते हैं दैट इन विच रेशियो प्रॉफिट्स एंड लॉसेस विल बी शेयर्ड इन द फ्यूचर। एंड इन केस ये आज भी हम बात कर रहे हैं, इसका पॉइंट आपका +1 में, आज हम जो पढ़ रहे हैं ना पार्टनरशिप और कंपनी पढ़ेंगे आगे, इसकी हम थ्योरी जो है वो पढ़ रहे हैं +1 में। इसके अकाउंट्स में न्यूमेरिकल्स पढ़ने हैं हमने +1 में इन चीजों की थ्योरी, +2 में इन चीजों के न्यूमेरिकल। जो सोल ट्रेड है इसकी थ्योरी भी इस साल है, न्यूमेरिकल्स भी इस साल। थ्योरी भी इस साल है सोल ट्रेडर की, न्यूमेरिकल भी इस साल है। पार्टनरशिप और कंपनी इनकी थ्योरी इस साल, न्यूमेरिकल नेक्स्ट ईयर अकाउंट्स में, न्यूमेरिकल अकाउंट्स में ही आएगी। समझ आ रही है बात? जो आज मैं बात बता रहा हूँ ये वाली आपके 12th के जाकर न्यूमेरिकल वहां भी काम आनी है। सपोज पार्टनर्स ने कोई रेशियो जो है आपस में एग्री नहीं करी, एग्रीड रेशियो नहीं है, एंड इन दैट केस दे विल शेयर प्रॉफिट लॉसेस इक्वली। अगर वो अनइक्वल होगा तो वो पहले डिसाइड करेंगे, है ना। जब उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया, व्हेन दे एंटर्ड इनटू द एग्रीमेंट विद ईच अदर, देन दे मस्ट मेक इट श्योर कि उन्होंने ये कर ली है, एग्रीड रेशियो उन्होंने डिसाइड कर ली हुई है कि उन्होंने किस प्रॉफिट रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। हमने अभी बात करी, चाहे वो 95% और 5% की रेशियो ना मुझे चलेगा, किसी को प्रॉब्लम नहीं है, एग्रीड होनी चाहिए। इफ द पार्टनर्स हैव नॉट मेड एन एग्रीमेंट ऑन दिस पॉइंट, देन द प्रॉफिट लॉसेस विल बी शेयर्ड इक्वली इररिस्पेक्टिव ऑफ दिस थिंग। किसी ने कितना पैसा लगाया था, किसी ने कितनी मेहनत करी है, किसी ने कितना टाइम दिया, इररिस्पेक्टिव ऑफ दिस। आई होप आई एम क्लियर। फाइन। So the ratio will be agreed between the partners. And if suppose there is no agreement, like earlier also I was saying, then in that case the profit loss will be shared equally. ठीक है, हमारा टॉपिक यहाँ का इतना रहेगा, इन एग्रीड रेशियो। व्हेन यू विल राइट इन एग्रीड रेशियो इट्स ओके। थर्ड पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, जस्ट करें। गुड डिसीजन मेकिंग। गुड डिसीजन मेकिंग, यस, बैलेंस डिसीजन मेकिंग कह सकते हैं इसको। कैसे इसको एक्सप्लेन करोगे बेटा? सर इसमें क्योंकि पार्टनरशिप में एक बैलेंस डिसीजन इसलिए होता है क्योंकि
वैरायटी ऑफ थॉट्स मतलब इकट्ठे होते हैं और उसमें से अच्छा थॉट चुन के भी एक डिसीजन लिया जाता है। Very good, buddy. The decision making will be balanced when we compare it with the sole trade. Then we can say it is balanced. Because sole trade में only one person was there who was taking all the decisions. But in this case, person will be more than one. It can be 2, 3, 4, 10, 20, 50. वहां तक persons हो सकते हैं. Of course, when so many persons are sitting together and they are discussing on any problem, the decision making will be more rational, more balanced. ठीक. Next point, और कोई point? आयुष चावला. Continuity of business. Continuity of business. कैसे बेटा? If one of the partner is busy in some or the other work or he dies, the business will not stop and will move on continuously. वेरी गुड बेटा, बिल्कुल ठीक है आपका पॉइंट. आपने ये पॉइंट बोल के हरमन बेचारा ने हाथ खड़ा किया हुआ था. आई फील तो उसका सेम पॉइंट था. हरमन का तो उसने मेरा पॉइंट बोल दिया, उसने हैंड डाउन कर लिया. कंटिन्यूटी ऑफ बिजनेस, गुड पॉइंट. इट विल, ये हम इसे कंपेयर कर सकते हैं सोल ट्रेड के साथ. सोल ट्रेड में कंटिन्यूटी ऑफ बिजनेस वाज नो क्लियर. डेथ ऑफ द पार्टनर सोल ट्रेडर एंड insolvency of the sole trader and social function of the sole trader may affect the business. Death वगैरह, insolvency वगैरह definitely will affect the business. But in case of partnership, business जो है वो affect नहीं करेगा because other partners are there to continue the business. ठीक. नंदिनी चोपड़ा, next. Risk bearing, there are more people to bear the risk in the partnership and the partner business. बिल्कुल ठीक है बेटा. रिस्क शेयरिंग will be there because in this number of persons will be more who will be sharing the risk. Then Dupinder. Sir, easy management. हाँ जी. Easy management. Easy man. How easy management, Dupinder? सर अलग अलग बंदे अपने काम में एक्सपर्ट होंगे तो इजी मैनेजमेंट होगी. बिल्कुल ठीक है. हम इसे कैसे लिखेंगे? मोर मैनेजरियल एबिलिटी चलेगा ऐसे? यस सर. और यही वाला पॉइंट हमने वहां भी डिस्कस किया हुआ है प्लस अपने सोल ट्रेड में. वही वाला पॉइंट यहाँ पे जब पॉइंट्स हम रिलेट कर लेंगे तो उसके बाद हमारे लिए इजी हो जाएगा एक्सप्लेन करना. हरमन हैज कम अगेन विद वन मोर पॉइंट. हरमन कहता है ये उसने पॉइंट को मेरा खराब कर दिया था, अब मैं और पॉइंट के साथ. Sir, no limitation of resources is there. मोर रिसोर्सेज. Yes. हम कह सकते हैं इसको मोर एज कंपेयर टू द सोल ट्रेडर. मोर रिसोर्सेज ये भी कर सकते हैं. फाइनेंशियल रिसोर्सेज की मेन यहाँ बात हो रही है. पैसा जो है वो ज्यादा पार्टनर्स लगाएंगे तो पैसा ज्यादा बिजनेस में लगेगा तो रिसोर्सेज ज्यादा हो जाएंगे. यस क्रिश. The restriction on transfer of interest. इसका बता दो बेटा पॉइंट क्या है. सर जैसे हम किसी को बिजनेस को छोड़ना चाहते हैं तो उसके लिए हमें पहले कॉन्ट्रैक्ट पूरा सबसे बात करनी पड़ेगी. ठीक है. रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ पार्टनरशिप. रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ interest या share. Restriction means no partner can easily transfer his interest in the business. यहाँ पे इंटरेस्ट वो इंटरेस्ट की बात नहीं हो रही, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ब्याज की बात नहीं है. यहाँ पे बात हो रही है शेयर की. शेयर मीन जो उसका हिस्सा है बिजनेस में उसकी बात हो रही है. फाइन. इट इज रिस्ट्रिक्टेड. द ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट और ट्रांसफर ऑफ शेयर फ्रॉम one person to the other person is restricted. It can't be easily transferred by one person to other person. Suppose partners are there, A, B and C. A, B and C partners are there. One more partner is there, suppose D. Now Mr. A is there. Due to his old age, he says कि मैं बिजनेस नहीं कर सकता हूँ, मेरे लिए बड़ा मुश्किल है, मैंने नहीं बिजनेस करना, मैं छोड़ रहा हूँ. मीन्स आई एम गेटिंग द रिटायरमेंट फ्रॉम द बिजनेस. मैं छोड़ के जा रहा हूँ, आप मेरा हिसाब कर दो. ऐसे कहते हैं ना हम, मैं छोड़ के जा रहा हूँ, आप मेरा हिसाब कर दो. मेरे को जितने मेरे पैसे वैसे बनते हैं मेरे को दो. बिजनेस मिस्टर बी, मिस्टर सी, मिस्टर डी
आप संभालो, मैंने नहीं करना, मेरी एज होगी, नो प्रॉब्लम, he can leave very easily, he can leave very easily, but here the point is on the transfer of the interest. यहाँ तक तो मिस्टर ए ठीक था, बट नाउ मिस्टर ए फर्दर वांट्स, ये उसका बेटा है मिस्टर ई, आप ऐसा करो, आप ना उसको मेरी जगह पे ले लो, आप उसको मेरी जगह पे ले लो, मैं तो मतलब मेरी एज हो गई है तो मैंने तो काम नहीं करना, मैं घर बैठता हूँ, अब मिस्टर ई जो है ना वो काम करेगा मेरी जगह पे, उसका छोड़ के जाना बिजनेस को, दैट इज हिज विश, वो कर सकता है, लेकिन मिस्टर ई का बिजनेस में आना, दैट डिपेंड्स अपॉन द कंसेंट ऑफ ऑल अदर पार्टनर्स आल्सो, बाकी के पार्टनर्स भी मानेंगे, मींस नॉट सो इजीली इट कैन बी ट्रांसफर्ड, एक्चुअली व्हाट ही वांट्स टू लीव and get the admission of E into the partnership, means actually he is transferring his interest, his share to E. Earlier I was one of the owners or partners, now I want Mr. E should be the owner, means he is transferring his share to somebody else, though E is son of Mr. E only, he wants to transfer, he can't transfer जब तक कि B, C और D सारे के सारे ना मान जाए। यहाँ मेजोरिटी ऑफ पार्टनर्स की बात नहीं होती, मेजोरिटी ऑफ पार्टनर्स कंसेंट की बात नहीं होती, हम ये नहीं कह सकते कि 4 पार्टनर्स थे, 4 में या 3 थे, 3 में 2 मान गए हैं तो माफ हो जाएगा, नो, सारे पार्टनर्स को मानना पड़ेगा, बी भी माने, सी भी माने और डी भी माने कि ई को बिजनेस में लेना है तभी ले सकते हैं। ए का छोड़ के जाना वो ए का डिसीजन है, वो छोड़ सकता है, लेकिन उसके अपने इंटरेस्ट को ई में ट्रांसफर करना, बोलना कि ई को बिजनेस में ले लो, दैट इज फॉर दैट पर्पस द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स रिक्वायर्ड। चाहे यहाँ पे 50 पार्टनर्स होते ना, यहाँ पे ए से लेकर आगे तक 50 पार्टनर्स भी होते ना, तो एक भी ना मान रहा होता तब भी ई एडमिट नहीं होना था पार्टनरशिप में, बिकॉज इन दिस केस द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स इज रिक्वायर्ड, ऑल द पार्टनर्स। मेरी बात समझ आ रही? इट मीन्स देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन ऑन द ट्रांसफर ऑफ शेयर, the share can't be so easily transferred from one person to other, for this the consent of all the partners is required. Good point. Then Herman. Sir, business arises out of an agreement within 2 or more people. Repeat kar do please. Business arises out of an agreement between 2 or more people. Yes. Based on agreement. Based on agreement. It is an agreement between 2 or more persons up to 50. It is an agreement. Agreement के बेस पे चलेंगे ना. That agreement may be in writing. That agreement may be oral, but agreement will be there. अगर सपोज हम दोनों, हरमन मैं और तुम जो है वो पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम पहले सलाह करेंगे ना, हरमन यार इतने पैसे तुम लगाना, इतने पैसे मैं लगाऊंगा, एग्रीमेंट हो रहा है, हरमन 50% प्रॉफिट दे रहा है, 50% मेरा, अच्छा हरमन हम ना ये काम करेंगे, ऐसा करते हैं, ये वाला बिजनेस शुरू करते हैं, हाँ जी हम ऐसा करते हैं, अच्छा हरमन बैंक, फिर बैंक का अकाउंट भी तो होगा ना, बैंक अकाउंट कौन मैनेज करेगा, है ना, आप बोलना सर आप कर लेना, मैं बोलता हूँ हरमन आप कर लेना, अच्छा दोनों कर लेंगे, एग्रीमेंट हो रहा है ना। हरमन कहता है कि सर मेरे पास टाइम ज्यादा है, मैं टाइम दे दूंगा, आप मैनेज कर लेना, मैंने कहा हरमन ठीक है, टाइम आप दे रहे हो, आपको सैलरी भी मिल जाएगी इस बात की, ऑल दीज थिंग्स आर द एग्रीमेंट्स बिटवीन द पार्टनर्स, इस पे डिपेंड करती है। एग्रीमेंट इज मस्ट व्हेन द पार्टनरशिप बिजनेस इज गोइंग टू स्टार्ट, देन एग्रीमेंट इज मस्ट बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन द एग्रीमेंट। यस जस्ट करें। more legal formalities, more legal formalities as compared to sole trade. sole trade। कैसे बेटा, कौन कौन सी लीगल फॉर्मेलिटीज है जो कंपेयर करनी है? सर क्यों, मतलब इसमें भी जब पार्टनरशिप में 2 और मोर पीपल आते हैं तो कईयों को डर होता है कि कोई धोखा करके हमारा मतलब हमारा शेयर ना ले जाए, तो ज्यादा उस सोल ट्रेड से ज्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं कि उनके शेयर और उनकी पार्टनरशिप सही रहे। बिल्कुल ठीक, बेस्ड ऑन एग्रीमेंट में ये पॉइंट आ रहा है, एग्रीमेंट हो रहा है ये पॉइंट। अदरवाइज इसको हम ये कह सकते हैं कि पार्टनरशिप की रजिस्ट्रेशन हो सकती है, रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप,
तो धोखे वाली आप बात कर रहे हो तो फॉर्म कैन बी रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप अंडर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। हमने कल भी एक्ट किया था इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। ईयर कौन सा है इसका? 1932. 1932। Sir, 1932. गुड नंदिका, गुड हरमन। 1932 उसमें इसकी रजिस्ट्रेशन हो सकती है। रजिस्ट्रेशन करवाने के अलग से बेनिफिट्स हो जाते हैं, ये हम पढ़ेंगे बाद में। व्हाट आर द बेनिफिट्स अगर फॉर्म रजिस्टर्ड है हमारी। बट द रजिस्ट्रेशन इज नॉट मैंडेटरी, इट इज नॉट कंपल्सरी, इट इज ऑप्शनल। ऑप्शनल है कराना रजिस्ट्रेशन, पार्टनर्स की मर्जी है वो कराते हैं कि नहीं करवाते हैं रजिस्ट्रेशन। और अगर करवा लेंगे तो कुछ बेनिफिट्स ऐसे होते हैं जो उनको मिल जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि अगर वो नहीं करवाएंगे तो बिजनेस नहीं कर सकते, बिजनेस इजीली दे कैन डू, बट द पॉइंट इज कुछ बेनिफिट्स हैं जो हम पढ़ेंगे बाद में जो उनको मिल जाते हैं इफ दे गेट द फॉर्म रजिस्टर्ड। डन। नेक्स्ट जस्ट करो, हो गया? अच्छा, और कोई पॉइंट है किसी के पास? अच्छे अच्छे पॉइंट बन गए हैं आपके काफी। जो आप देखो, आप जो खुद पॉइंट बना रहे हो ना, जो खुद बना रहे हो आपको वो याद रहेंगे। जो अगर आप सपोज कोई बुक से देख के बोल देगा कि जी मैंने देख लिया, मैं पॉइंट हेडिंग बोल दूं और सर ने तो एक्सप्लेन कर ही देना है, उसको वो मे भी याद ना रहे, मे भी रह भी जाए, मे भी ना रहे। लेकिन जो आप खुद आप अपना दिमाग लगा के जो पॉइंट बना रहे हो ना, कभी सोल ट्रेड से कंपेयर कर रहे हो, कभी वैसे सोच रहे हो, कभी जो लेक्चर कल मिला था उसमें या आज पहले मिला 5 मिनट उसमें से बना रहे हो पॉइंट, वो पॉइंट नहीं आपको नहीं भूलने, वो पॉइंट रहने ही रहने आपके पास हमेशा। और उन्हीं पॉइंट से आगे आपने जो करनी है, कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस जो है हमने पढ़ना है, कोऑपरेटिव सोसाइटी पढ़नी है, कोर बिजनेस पढ़ना है, ज्वाइंट एंड फैमिली बिजनेस, वो सारे उन्हीं पॉइंट्स पे आएंगे। आप देखना पॉइंट्स यही रिपीटेड नहीं होने हैं, आगे एक्सप्लेनेशन ही अलग अलग होगी। ठीक है। और हम बिजनेस में इसमें कर सकते हैं फीचर्स में एक पॉइंट है ये वाला, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी ये बड़ा प्यारा सा पॉइंट है, म्यूचुअल एजेंसी। इसका मतलब ये है लाइन का दैट एवरी पार्टनर इज द एजेंट ऑफ अदर पार्टनर। एवरी पार्टनर इज द एजेंट ऑफ अदर पार्टनर। व्हाट इज एजेंट? एजेंट क्या होता है? एजेंट वो होता है जो दूसरे पर्सन के बिहाफ पे सपोज गुड्स सेल कर रहा है या डिसीजन ले रहा है। सपोज मेरा बिजनेस यहाँ फगवाड़ा में है, मैंने जलंधर में सामान बेचना था, मैंने वहां पे एक एजेंट अपॉइंट कर लिया। अब वो मेरा एजेंट है, वो मेरे बिहाफ पे डिसीजन ले रहा है और मेरे बिहाफ पे गुड्स सेल कर रहा है, मेरे बिहाफ पे जो है वो जो मैं उसको बोल रहा हूँ मेरे बिहाफ वहां पे कर रहा है, कैश ले रहा है, बिजनेस कंडक्ट कर रहा है, सारा कुछ वो कर रहा है। वो मेरा एजेंट और मैं उसका प्रिंसिपल। वो मेरा एजेंट और मैं उसका प्रिंसिपल means there is a relation of agent and principal between both of us. He is my agent, I am his principal. जो मैं उसको बोल रहा हूँ करने के लिए वो कर रहा है। This is the relation of principal and agent. He says इस partnership में it is mutual agency. Mutual agency means every partner is the agent and every partner is the principal of other partner. Mutual agency ये नहीं कि एक पार्टनर प्रिंसिपल है और एक पार्टनर एजेंट है, या दो प्रिंसिपल दो, चारों पार्टनर्स प्रिंसिपल भी हैं, चारों पार्टनर्स एजेंट भी हैं। अगर वो चार पार्टनर्स का उसकी फर्म है, सपोज अगेन सेम एग्जांपल में रह रहा हूँ, ए बी और सी डी की चार पार्टनर्स हैं, ए बी सी एंड डी। अब चारों जो है एक दूसरे के एजेंट्स हैं। इसका मतलब क्या? एजेंट क्या है? एजेंट वो है जो मेरे बिहाफ पे डिसीजन ले रहा है, दूसरे के बिहाफ पे, अपने प्रिंसिपल के बिहाफ पे वो डिसीजन ले रहा है, वो एजेंट है। अब जो एजेंट ने काम कर दिया वो मेरे ऊपर बाइंडिंग है। जैसे मैं कह रहा था कि मैंने अपना एक एजेंट अपॉइंट कर जलंधर में कर दिया, सपोज वहां पे वो सेल वेल करे, अगर वहां से कोई लॉस हो रहा है या वो भी जो भी वो डिसीजन ले रहा है वो मेरे ऊपर बाइंडिंग है। उसने कोई डिसीजन लिया ऐसा कि जिससे उसको लॉस हो गया, वो लॉस उसका नहीं है, वो लॉस मेरा है, बिकॉज ही इज एक्टिंग ऑन माई बिहाफ। अगर वो मेरे से पूछ के कर रहा है तो देन इन दैट केस he is acting on my behalf, he is my agent in that case.
Now in partnership, every partner is the agent of other partners. Every partner, because every partner is taking decisions on the behalf of other partners. It further means that whatever decisions have been taken by one partner, say Mr. A, whatever decisions have been taken by Mr. A are binding on B, C and D also. सिर्फ ए अपने लिए डिसीजन नहीं ले रहा है, वो फर्म के बिहाफ पे ले रहा है डिसीजंस। मिस्टर ए के बिहाफ पे नहीं ले रहा। कल को लॉस हो गया तो बी सी डी बोलेंगे तूने डिसीजन लिया था, तू देख, मैं थोड़ी देखना। ए नहीं देखेगा, बी सी डी भी देखेंगे, बिकॉज ए इज टेकिंग डिसीजन ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म, not any individual partner or not on his own behalf. ऐसे ही बी, जो बी डिसीजन ले रहा है, सपोज ए को दिया हुआ है परचेज डिपार्टमेंट, बी को दिया हुआ है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सी को दिया हुआ है सेल डिपार्टमेंट और डी को दिया हुआ है फाइनेंस डिपार्टमेंट। अब जो ए डिसीजन ले रहा है रिगार्डिंग परचेज, वो बी, सी और डी के ऊपर बाइंडिंग। अब जो बी डिसीजन ले रहा है रिगार्डिंग प्रोडक्शन, वो ए, सी और डी के ऊपर बाइंडिंग। सिमिलरली सी वाले बाकियों पे और डी वाले बाकियों पे बाइंडिंग। इट मींस ईच पार्टनर, एवरी पार्टनर, व्हाटएवर एक्ट्स ही इज डूइंग, व्हाटएवर वर्क ही इज डूइंग आर बाइंडिंग ऑन अदर पार्टनर्स आल्सो। नाउ ए इज एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ बी, सी एंड डी। Now when A is acting on their behalf means A is agent and B, C, D are principal। यही होता है प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशन आपस में। जो एक्ट कर रहा है दूसरे के कहने पे वो एजेंट है, दूसरा प्रिंसिपल है। अब जो डिसीजन ए ले रहा है परचेज डिपार्टमेंट के, वो मतलब ए एजेंट बन गया। किसके बिहाफ पे ले रहा है? सभी के बिहाफ पे, तो बी, सी, डी बन गया प्रिंसिपल। जो बी डिसीजन ले रहा है प्रोडक्शन के रिगार्डिंग, उसमें बी बन गया एजेंट, तो ए, सी और डी बन गए प्रिंसिपल। जब सी की बात करते हैं, सी जो ले रहा है डिसीजन सेल के, तो सी एजेंट, ए, बी एंड डी आर प्रिंसिपल एंड इन फाइनेंस डिपार्टमेंट डी इज द एजेंट एंड ए, बी, सी आर प्रिंसिपल। इसका मतलब क्या हो गया? एवरीबॉडी इज प्रिंसिपल एंड एवरीबॉडी इज एन एजेंट आल्सो। हर एक पार्टनर दूसरे पार्टनर का प्रिंसिपल भी है, दूसरे पार्टनर का एजेंट भी है। दैट इज व्हाई वी से दैट एवरी पार्टनरशिप हैज म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी मींस दोनों रिलेशन है उसके, हर एक पार्टनर प्रिंसिपल भी है और हर एक पार्टनर जो है वो आपका एजेंट भी है। दिस इज म्यूचुअल एजेंसी। आई होप जो आपको फीचर्स करवाई गई हैं वो क्लियर है। आपकी ने खुद ही सभी ने आपने करी है, मैंने तो करवाई नहीं है, आपने ही बोली है, सारी कवर होगी। एक ये रह गई थी, वो मैंने ऐड कर दी है बीच में। स्टिल आपको किसी भी फीचर में कोई डाउट है? 11 फीचर्स वी आर हैविंग, मोर देन इनफ, है ना। इसमें आप रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप में आप जरूर मेंशन करोगे इट इज ऑप्शनल एंड इट इज अंडर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। बताना पड़ेगा वहां पे आपको ना, एक्ट के बारे में बताना पड़ेगा। और इसमें से अब मेरे को मेरिट्स बताइए, मेरिट्स कौन कौन सी हैं और उसको कैसे लिखना है आपने? मेरिट्स, एनीबॉडी? नो वन? वेरी गुड। दीपिंदर? सर बैलेंस्ड डिसीजन मेकिंग। बैलेंस डिसीजन मेकिंग, यहाँ पे आपकी ये आपकी मेरिट बन रही है, बिल्कुल ठीक है। और सिमरप्रीत? रिस्क शेयरिंग। रिस्क शेयरिंग, ये आपकी एक मेरिट बन जाएगी। ये पॉइंट्स वो हैं जो फीचर भी है और मेरिट भी है। अंशुल सेठी? बेटा अनम्यूट करना आपका, आपकी आवाज नहीं आई, ऑडिबल नहीं हुआ अंशुल। ओके, मीनवाइल गुरपरम कौर, अंशुल चेक योर ऑडियो बच्चे। गुरपरम कौर, मीनवाइल यू कैन टेल। गुरपरम कौर बसरा? more managerial ability। मोर मैनेजरियल एबिलिटी, यस, ये आपकी मेरिट बन जाएगी, बिल्कुल ठीक है बेटा। अंशुल इज सेइंग मोर रिसोर्सेज, यस, मोर रिसोर्सेज जो है वो आपकी मेरिट बन जाएगी। देन नंदनी चोपड़ा? business continuity। बिजनेस कंटिन्यूटी, मोर कंटिन्यूटी बिजनेस, ये भी आपकी मेरिट बन रही है। सारी मेरिट ही बन रही है क्या? आज डीमेरिट कोई नहीं है इसमें। क्रिश? more resources than source। मोर रिसोर्सेज की होगी ये बात बेटा, मोर रिसोर्सेज।
और के पॉइंट क्या बोला आपने? सर म्यूचुअल एजेंसी, टाइम कम लगेगा। म्यूचुअल एजेंसी मेरिट कैसे है? सर जैसे पार्टनर वगैरह सारे एजेंट्स हैं एक दूसरे के, तो एक दूसरे के बिहाफ पे डिसीजंस वगैरह लेंगे तो फास्ट काम होगा। फास्ट तो नहीं होगा, उल्टा सोल ट्रेड से कंपेयर में तो लेट हो जाएगा, लेकिन बैलेंस जो होगा वो हम यहाँ पे ले चुके हैं। जरूरी नहीं कि सारे फीचर्स या मेरिट्स होंगे या डीमेरिट्स होंगे, कुछ फीचर स्पेशल फीचर्स ही होंगे। म्यूचुअल एजेंसी इज अ फीचर ओनली, ना ये मेरिट है ना ये डीमेरिट है। अगर इसको मेरिट डीमेरिट में कन्वर्ट करना हो तो हेडिंग ये नहीं होना चाहिए म्यूचुअल एजेंसी, है ना। अगर आप डिसीजंस की बात कर रहे हो तो डिसीजन तो उल्टा यहाँ पे डिले होंगे प्लीज, है ना। ऑफ कोर्स इसको अगर हमने डीमेरिट में लेना है, अगर मेरिट में लेना है तो वो बैलेंस तो होंगे, उनको ज्यादा पसंद बात करते हैं, ज्यादा पसंद डिस्कस करते हैं, ठीक है। याद भी Based on an agreement. मेरिट कैसे, Yes sir. मेरिट कैसे? So फिर उसे लॉस नहीं हो पाएगा, एग्रीमेंट के ऊपर बेस्ड है कि वो कोई धोखा नहीं कर सकेगा उसका दूसरा पार्टनर। ओके, लेस चांसेस ऑफ फ्रॉड, ये क्या था? यस हेडिंग जो है ना, मैं आपको एक और बात बता दूं, हेडिंग जो है ना आपका वो टॉपिक के हिसाब से होना चाहिए। अगर सपोज हम टॉपिक कर रहे हैं जी मेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप, हेडिंग आपका इट शुड लुक लाइक द मेरिट इज देयर, इट शुड लुक लाइक, हेडिंग पॉजिटिव होना चाहिए। हेडिंग चले पता कि आप मेरिट्स की बात कर रहे हो, उसी को बाद में एक्सप्लेन कर रहे हो, फिर पहले हेडिंग आपका बोलेगा, आपकी एक्सप्लेनेशन बाद में बोलेगी, है ना। सपोज आप मेरिट्स कर रहे हो और आपने लिखना है वर्ड वहां पे सक्सेस, मान लेते हैं कोई वर्ड आ गया ऐसे, आपने इसको एक्सप्लेन कर दिया, हेडिंग कहीं आ गया, मेरे को वर्ड ये याद आ रहा है तो मैं यही एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आई होप कि मैं इससे क्लियर भी कर दूंगा। सक्सेस आ गया आपको वर्ड, अब सक्सेस जो है ये पॉजिटिव वर्ड है ना, कि फर्म बिल जो है वो इससे वो सक्सेस हो जाएगी, उसको ऐसे ऐसे बिजनेस प्रॉफिट कमाएगा और ये करेगा और वो करेगा, बिकॉज हम मेरिट्स कर रहे हैं, हम हेडिंग सक्सेस लिख रहे हैं, एक्सप्लेनेशन हमारी पॉजिटिव साइड जा रही है। डन। अगर मैं इसको हेडिंग को कर दूं फेलियर, फेलियर कर दूं, मैं एक्सप्लेनेशन लिखूं मेरिट वाली फॉर्म में ही कि अगर हमारा बिजनेस हम ऐसे करेंगे हमारा बिजनेस फेल नहीं होगा, हमारा बिजनेस सक्सेसफुल रहेगा, वी विल सक्सीड इन दिस, बट मैं कर रहा हूं मेरिट्स, मेरा हेडिंग बन रहा है फेलियर, वो थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी लगता है। या नो फेलियर हो तब, मतलब जो मेरे टॉपिक है ना उसका हेडिंग जो है वो मैच करना चाहिए, ये ना हो कि टॉपिक मेरिट साइड जा रहा है, हेडिंग भी मेरिट साइड जा रहा है, एक्सप्लेनेशन फिर मेरिट साइड जा रही है, ये ना हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। गेटिंग माय पॉइंट? याद भी पॉइंट यही रहेंगे, इसी में से ही रहेंगे, हम हेडिंग चेंज कर देंगे, हम लैंग्वेज मोल्ड कर देंगे, हमने कल भी किया था अनलिमिटेड लायबिलिटी में से, इसमें से डीमेरिट तो यही रहेगी चाहे, या उसको लिख सकते हैं कि क्लेम ऑन पर्सनल प्रॉपर्टी। अगर इसी को मेरिट करना हो तो वी कांट राइट अनलिमिटेड लायबिलिटी इन द फॉर्म ऑफ मेरिट, बट इसके बेस के ऊपर हम ये कह सकते हैं कि इट विल बी इजियर फॉर द बिजनेसमैन टू टेक लोन्स। पॉइंट यही रहेगा, हेडिंग चेंज कर देंगे, लैंग्वेज मोल्ड कर देंगे, एक्सप्लेनेशन जो है वो उसके हिसाब से हो जाएगी। आपका हेडिंग और आपका टॉपिक आपस में मैच करना चाहिए, अगर वहां पे डीमेरिट्स हो नेगेटिव शो होनी चाहिए, हेडिंग नेगेटिव शो होनी चाहिए। अगर मेरिट्स है हेडिंग ही पॉजिटिव होनी चाहिए, पहले हेडिंग बोलेगा, एक्सप्लेनेशन बाद में पढ़ी जाएगी। अगर आप मेरिट्स में फेलियर लिख दोगे, हेडिंग चाहे आपने एक्सप्लेनेशन पॉजिटिव ही ली हुई हो, कहीं ना कहीं इफेक्ट करेगा आंसर को, आंसर की क्वालिटी। ठीक है हरमन, व्हाट डू यू वांट टू से? सर मैं वो म्यूचुअल फंड्स को मेरिट्स में गिनना चाहता था। कैसे बेटा? तो बोलो। जैसे कि आपने बताया कि जैसे 4 लोग हैं पार्टनरशिप में, वो आज एक डिसीजन लेते हैं और कल को उनको लॉस हो जाता है, तो वो आगे जाकर एक दूसरे को ब्लेम नहीं कर सकते कि ये तुम्हारी गलती थी, इसकी वजह से हमें लॉस बिल्कुल ठीक हुआ है, है। बेस्ड ऑन एग्रीमेंट, बिल्कुल ठीक है, इट इज बेस्ड ऑन एग्रीमेंट, इसमें हमें लिखना है, ये मेरिट हो सकती है। ठीक है, आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा उसको, पॉइंट कोई भी हो सकता है। ठीक है, सो दैट्स ऑल।